हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दूसरा अपना अमल क्षार और लवण। ये देखो ये रहा अपना ना अमल क्षार और लवण अपना ये चैप्टर है। और आज अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं अमल क्षार और लवण वाला, है ना। और अमल क्षार लवण में है ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना। अमल क्षार और लवण इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे सारे। और ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सारे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और एग्जाम में मेरे हिसाब से इससे बात कुछ आएगा नहीं। अब देखो, एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपना ना चैप्टर नंबर 2, ये टोटल जो है ना ये 7 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? ये चैप्टर नंबर अपन टोटल मार्क्स 7 नंबर, है ना। मार्क्स ये क्या है, टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसमें से किसमें से? अमल क्षार और लवण में से। अब देखो इसमें से पहले थोड़ा सा ये देखिए अपन, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे ना वो कौन कौन से आएंगे। देखो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो उसमें इस तरह से देखो यूं कौन कौन से पर्सन आएंगे वो देखने हैं। एक तो देखो इसमें एक तो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब जिसमें ए वाले ऑप्शन होते हैं ना वो। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, एक तो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। वो आएगा, एक आएगा, और वो आएगा 1 मार्क्स का, 1 नंबर का आएगा। कौन सा? ए वाला एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से अपने, थोड़ा ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 नंबर, और एक क्वेश्चन आएगा अति लघुतरात्मक, यानी वेरी शॉर्ट। तो अति लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, है ना, जिसको यानी वेरी शॉर्ट, है ना। और वो आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, और वो भी क्या आएगा, 1 नंबर का आएगा। अति लघुतरात्मक है ना ये, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आएगा यूं ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा। वैसे एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, उसमें सिर्फ आपको एक शब्द का या 2 शब्द का उत्तर होगा वो लिखना है बस। और पहले वाला इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 आपको एबीसीडी वाले उसमें छांटना है, ये लाइन, ठीक है ना। उसके बाद देखो तीसरा 3 नंबर, और 3 नंबर एक क्वेश्चन आएगा लघु उत्तरात्मक, यानी शॉर्ट टाइप लघुतरात्मक। ये भी आएगा, एक क्वेश्चन आएगा लघुतरात्मक में, और ये आएगा 2 नंबर का। क्या आएगा? 2 नंबर का आएंगे ये, एक क्वेश्चन आएगा लघुतरात्मक आएगा, और ये आएगा 2 नंबर का, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो 4 नंबर, और 4 नंबर में फिर एक अपना क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरात्मक। क्या आएगा? दीर्घ उत्तरात्मक। दीर्घ उत्तरात्मक का मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा एक, है ना। और एक प्रश्न आएगा, वो आएगा 3 नंबर का, 3 मार्क्स। और देखो एक 3 मार्क्स का जो आएगा ना, उसके अंदर भी आने आपको 2-3 ऐसे लिखे मिलेंगे क्वेश्चन। जैसे अपन इसमें आगे डिस्कस करेंगे, यूं लिख देंगे कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर, फिर नीचे लिख देंगे नीचे कौन सी गैस बाहर निकलती है 1 नंबर का, है ना। गैस का नाम बताइए, 2 नंबर का ऐसे आ जाए, या गैस की ये समीकरण लिखिए, 1 नंबर का आ जाए। नामांक चित्र बनाइए, 1 नंबर का, ऐसे करके 3 नंबर का, मतलब अलग अलग है ना, अलग अलग पॉइंट आएंगे 3 एक एक नंबर के, तो वो आएंगे टोटल 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा वो दीर्घ उत्तरात्मक। तो टोटल कितने हो गए ये? 7 मार्क्स, 7 नंबर का ये अपना चैप्टर है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन से चैप्टर में हमें ऑब्जेक्टिव मतलब एबीसीडी वाले क्वेश्चन जो है ना वो हमें याद करने हैं, ध्यान रखना है ना। कौन से चैप्टर में हमें खाली स्थान वाले, रिक्त स्थान वाले पूरे करने वो आएंगे, है ना। कौन से में छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े क्वेश्चन, फिर कौन से में हमें बड़े वाले प्रश्न, जिसमें 4 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न आता है, वो कौन से चैप्टर में आएगा। देखो अब देखो अपने इस चैप्टर में है ना, एक तो आएगा एबीसीडी वाला ऑप्शन वाला, याद रखना। इसका मतलब एबीसीडी वाले क्वेश्चन इस चैप्टर के हमें थोड़े से डिस्कस करने पर देखने पड़ेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अति लघुतरात्मक है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा और वो क्या है, उसका उत्तर आएगा, एक शब्द का ही आएगा उत्तर लिखना बस। उसके बाद लघुतरात्मक है, और इसके अंदर एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, उसमें आपको ज्यादा नहीं है, 2-3 लाइन का उत्तर लिखना है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन बस मैक्सिमम है। हो सकता छोटा सा कोई डायग्राम ले दे, चित्र बनाओ, 2 नंबर का आ जाए। तो ये लघुतरात्मक है। और एक है दीर्घ उत्तरात्मक, मतलब बड़े उत्तर वाला प्रश्न, और बड़े उत्तर वाले में 3 नंबर का ये, और इसमें आपको अलग अलग 2-3 ऑप्शन दे देंगे, अलग अलग करना है। तो मतलब साइंस में पेपर में है ना, अपने निबंध वाला कोई सिस्टम नहीं है। इसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़ा प्रश्न आएगा, उसके अलग अलग भाग दे देंगे 3-4, उसको भी आपको 2-3 लाइनों में उत्तर करना है बस। ज्यादा बड़ा 2-3 पेज लिखने वाले सिस्टम बड़े है नहीं है। तो ये अपने
दूसरा चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, उसके नंबरों का अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा ये इसका वितरण है, इधर थोड़ा ध्यान रखना आपको। अब देखो अपना यहां से अब स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर है कौन सा, दूसरा, अम्ल, क्षार और लवण। क्या नाम है, अम्ल, क्षार और लवण। अब देखो पहला प्रश्न इसमें अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन देखना सर, इसमें जो लाइनें लिख रहा हूं वो दिख रही है क्या? हाँ, तो इसमें पहला अपना प्रश्न है वो है धावन सोडा यानी धोने का सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? तो अगर आपको फॉर्मूला आता है ना इसका, तो इसका आप उत्तर आराम से कर सकते हो। कैसे कि सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा है ना, उसको यूं लिखते हैं धोने का सोडा, उसका फॉर्मूला ये Na2CO3 10H2O। और किसी फॉर्मूले में है ना आगे डॉट लगा के आगे जल के अणु लिख दे ऐसे, उनको बोलते हैं क्रिस्टलन जल, यानी क्रिस्टलाइन वाटर है ये, क्रिस्टलन जल है। और कितने हैं यहाँ जल के अणु, कितने हैं, 10 हैं। इसका मतलब धोने के सोडियम यानी सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं, 10। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर डी, ये 10। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। एक तो ये पहला प्रश्न। इसके बाद देखो, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 सेकंड। सेकंड में क्या है देखो, एपएच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच आ जाए, क्या आ जाए, अपच आ जाए, ये आ जाए एसिडिटी आ जाए, क्या आ जाए, एसिडिटी आ जाए, ये अपच आ जाए या आ जाए एसिडिटी। तो एसिडिटी के या अपच के उपचार में किस औषधि को काम में लेते हैं? मतलब कई बार बोलते हैं ना आप, आज तो एसिडिटी हो गई है ना, जी सो घबरावा है ना, अंदर पेट में गैस बन गयो, ये बोलते हैं ना ऐसे। इसका मतलब हमारा अमाशय उसमें एसिड की मात्रा बढ़ गई है, हमने कुछ चटपटा खा लिया और या फिर हमने ऐसा कुछ खा लिया जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा थी, हमारे पेट में क्या अम्लीयता बढ़ गई। अब उस अम्लीयता से पेट में क्या है, एसिडिटी यानी जलन सी होने लगती है। तो क्या करते हैं, उस अम्लीयता को यानी उसको उदासीन करना जरूरी है। और आपको पता है अम्ल को उदासीन कौन करता है, क्षार करते हैं। तो अम्ल यानी एंट एसिडिटी को कम करने वाला या एसिड को कम करने वाला एंट एसिड, मतलब एंट मतलब उल्टा, एसिड का उल्टा, तो उसको बोलते हैं एंट एसिड। क्या बोलते हैं, एंट एसिड। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए या अपच का उपचार करने के लिए किसको यूज करने हम, एंट एसिड काम में लेते हैं। किसको लेते हैं, एंट एसिड। ये क्या लेते हैं काम में, एंट एसिड काम में लेते हैं, ध्यान रखना है। उत्तर हमारा क्या हो गया, सी तीसरा, एंट एसिड। इसके बाद देखो फिर अगला, इसके बाद देखो अगला, हमारे रुधिर की प्रकृति होती है, हमारा खून जो है ना वो किस प्रकृति का है? प्रकृति का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा खून जो है ना वो अम्लीय है या क्षारीय है। और हमारा खून जो होता है ना उसकी पीएच का मान याद रखना, कई बार ये प्रश्न लिख देते हैं, ये आता है अति लघुतरात्मक में। तो क्या पूछ लेंगे कि हमारे रक्त के पीएच का मान कितना होता है? और हमारी रक्त की पीएच है ना, पीएच का मान 7.4 क्या होती है, रक्त की पीएच का मान 7.4 होता है। और आपको पता है अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा आ जाए ना तो वो क्या होता है, क्षारीय, हल्का सा क्षारीय, थोड़ा सा क्षारीय। इसका मतलब हमारा रक्त क्या है, क्षारीय प्रकृति वाला है। और अगर पीएच का मान 7 से कम आ जाए, 7 से कम, 6, 5, 4 ऐसे 0 तक, तब क्या है वो अम्लीय होता है, विलियन। इसका मतलब 7 से थोड़ा सा ज्यादा है तो हल्का सा क्षारीय। तो हमारा रक्त क्या है, क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का। कैसे होता है हमारा रक्त, क्षारीय प्रकृति का होता है। और एक अलग से आपको प्रश्न याद रखना है, कौन सा, कि रक्त की पीएच का मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्वेश्चन वही लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन को इनको रट जाना है, आपको बोट के पी जाना है, इनको कुछ नहीं है। अब देखो, अब आसान हो गया अपना साइंस में, नंबर सबके 90 से ऊपर आएंगे, 90 से कम किसी के नहीं आएंगे, स्कूल वाले भेज रहे हैं। उसके अलावा अपना यहाँ 80 नंबर का होगा ना, 80 में सबके 70 से ऊपर आएंगे, घबराओ मत। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, चिंटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है, चिंटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? अब चिंटी का डंक है ना, तो चिंटी का डंक कौन सा, याद रखो, जो ब्राउन कहते हैं ना, यानी भूरी, बोलते हैं भूरी, यानी कहते, या कहते बालूडी कीड़ी, बोलते हैं कई बार बालूडी कीड़ी, छोटी सी,
तो यानी भूरी जो कीड़ी होती है ना, जिसको बोलते हैं लाल चिंटी बोलते हैं, लाल चिंटी। तो अगर ये आ जाए ना, लाल चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब भी यही उत्तर है इसका। मेन चिंटी का नाम यहाँ लाल चिंटी है, तो याद रखो लाल चिंटी यानी बालूड़ी कीड़ी, और उसके डंक में, अब याद रखना एक पॉइंट कि लाल चिंटी जो है ना, उसको ग्रीक भाषा में बोलते हैं, इसका नाम है फोर्मिका। क्या बोलते हैं उसको? ग्रीक भाषा में लाल चिंटी को बोलते हैं फोर्मिका, और फोर्मिका से प्राप्त होने वाला अम्ल कहलाता है फोर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं उसको? फोर्मिक अम्ल। और फोर्मिक अम्ल है ना, इस फोर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है ये। क्या है? फोर्मिक अम्ल का यानी आईयूपीएसी नाम। फोर्मिक अम्ल है ना, इसका आईयूपीएसी नाम, और वो क्या होता है? ये क्या है? मेथेनोइक अम्ल। तो ये लिखा हुआ है मेथेनोइक अम्ल, या फिर ये लिखा जाए फॉर्मिक अम्ल, तब एक ही बात है, ये इसका कॉमन नाम है। फॉर्मिक अम्ल तो क्या इसका कॉमन नाम है, और ये इसका अपना बिल्कुल शुद्ध या कह दे हमारी केमिस्ट्री में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो नामकरण का ना, उसके अनुसार इसका नाम आईयूपीएसी यानी मेथेनोइक अम्ल है, आईयूपीएसी नाम। और वैसे कॉमन नाम इसका फॉर्मिक अम्ल। तो ज्यादा को पेपर में ना फॉर्मिक अम्ल भी लिखा हुआ आ सकता है, तब आपको फॉर्मिक अम्ल करना है। मेथेनोइक अम्ल आ जाए तो मेथेनोइक अम्ल। तो अगर ये आ जाए ऐसे लिखा हुआ है लाल चिंटियों के डंक में पाया जाने वाला अम्ल, या मधुमक्खी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल, तब यही नाम आएगा। या कहते हैं बिच्छू के डंक में पाया जाने वाला अम्ल, तब यही नाम आएगा। ततैया यानी टांटिया खा जाता है, उससे जलन होती है, तो उसके डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? यही आएगा। यानी डंक मारने वाले प्राणी जिनके डंक मारने से बहुत तेज जलन होती है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? याद रखना कौन सा? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो लाल चिंटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल है। इसको थोड़ा ढंग से याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न पांचवा। तो पांचवा प्रश्न क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को, अब देखो यहाँ दो तीन प्रश्न बन गए। एक तो आ जाए जिप्सम का सूत्र लिखिए, जिप्सम का सूत्र, ये जिप्सम का सूत्र है, ये ऐसे कहते हैं, इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको? ये जिप्सम है, इस तरह से CaSO4 2H2O, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका है कैल्शियम सल्फेट। और इसको गर्म करें, किस ताप पर गर्म करें कि हमें पीओपी प्राप्त हो जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इसका कोई दो उपयोग भी बताइए ऐसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का जो अणु है ना, वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये जल का अणु? आधा। और जिप्सम में कितने हैं जल के अणु? दो हैं। इसका मतलब गर्म करेंगे जल बाहर निकल जाएगा, उड़ के वाष्प बन के उड़ जाएगा। इसका मतलब इसको गर्म करना पड़ेगा, और गर्म किस पर? याद रखना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किस पर? 100 डिग्री आ जाए डिग्री सेंटीग्रेड में, ये आ जाए केल्विन में, तब आता है 373 केल्विन। तब क्या आता है? 373 केल्विन आता है। मतलब 100 डिग्री बराबर 373 केल्विन होता है। डिग्री को केल्विन में चेंज करें ना, 9th क्लास में था आपके ये कि 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री होता है। अब जितना भी आगे डिग्री होना, जैसे 10 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 273 में 10 जोड़ दो। अब कहते हैं 100 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 273 में 100 डिग्री जोड़ दो, तो 373 केल्विन आ जाएगा। इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर डिग्री में आ जाए तो लिखना आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन में आ जाए तो लिखना आपको 373 केल्विन। क्या लिखना पड़ेगा? 373 केल्विन ताप पर किसको? जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? ये क्या बन गया? इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोलते हो ना घरों में, हमने मकान में पीओपी करवाई है, सफेद वाली सीमेंट, वो उसको बोलते हैं पीओपी। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल कितना है? आधा H2 है। कितना है? आधा है। और CaSO4 है, जिप्सम वाला वही है। जिप्सम में दो थे, यहाँ पर आधा जल हो गया। दो रहेंगे तो जिप्सम, आधा होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अपना ये पांचवा प्रश्न था। इसके बाद देखो अगला छठा, छठा क्वेश्चन। अब छठे में देखो, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला पार्ट जस्ट खत्म हो गया। यहाँ ऑब्जेक्टिव में मेन मेन 5-7 प्रश्न थे। अब देखो अगला क्या लिखा है कि 5 विलयनों के पीएच का मान दे रखे हैं।
एक में 4 है, एक का 11 है, एक का 1 है, एक का 7 है, एक का 9 है। ये 5 विलियन है। 4, 11, 1, 7, 9। इनमें से कौन से विलियन होंगे? अब ये नाम लिख दिए हमने 5। उदासीन कौन सा है? प्रबल अम्लीय कौन सा है? प्रबल क्षारीय कौन सा है? दुर्बल अम्लीय कौन सा है? दुर्बल क्षारीय कौन सा है? अब देखो, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो दोबारा थोड़ा इसको मैं आपको समझा के बताता हूं कैसे होता है। देखो यूं इस तरह से, थोड़ा इसको देखना। ये तो हमने ये किया ही था वो। अब देखो इसमें पीएच में है ना, पीएच का जो अपना मान होता है ना, ये 0 से लेकर 14 तक चलता है। कितना? 0 से लेकर 14 तक। अब देखो यूं लाइन खींच रहा हूं मैं एक, आगे अपना प्रश्न आएगा पीएच का, उसमें आपको पूरा बताऊंगा मैं। देखो यहां इसका मान, क्योंकि ये पीएच स्केल होता है एक मापक्रम अम्लीय क्षारीयता मापने के लिए, 0। और यहाँ लास्ट में यहाँ पर क्या है? 14, 14 है। यहाँ पर 0 है। बीच में यहाँ पर है वो है 7। अब देखो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये याद रखना है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, देखना ये। अब देखना यहां जो है ना, ये 7, जिसकी पीएच का मान, जिस विलेन के पीएच का मान कितना हो, 7 हो ना, वो होता है उदासीन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन विलेन है ये। अब देखो इधर से 7 से आप 0 की तरफ चलोगे ना, तब अम्लीय गुण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अम्लीय गुण बढ़ता है। ध्यान रखना ये। देखना सर दिखता है कि ये कलर, अम्लीय गुण बढ़ता है। ठीक है ना? अगर ये, और अगर 7 से ज्यादा चलोगे ना ऐसे 14 की तरफ, तो क्षारीय गुण बढ़ता है। क्या है? क्षारीय गुण बढ़ता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है? क्षारीय गुण बढ़ता है। अब देख, अब यूं कहते हैं ना, पीएच का मान 6, तो इधर अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो पीएच 6 है तो कम अम्लीय, फिर थोड़ा सा और अधिक अम्लीय, फिर और अधिक अम्लीय, फिर और अधिक अम्लीय, फिर और अधिक अम्लीय, और अधिक अम्लीय, सबसे अधिक अम्लीय। इसका मतलब इधर चलोगे ना, प्रबल अम्लीय बढ़ता जाएगा, अम्लीयता बढ़ेगी। इधर जाओगे ना 8, थोड़ा कम क्षारीय, फिर 9 और अधिक क्षारीय, 10 और अधिक क्षारीय, 11 और अधिक क्षारीय, 12 और अधिक क्षारीय, 13 और अधिक, 14 सबसे अधिक क्षारीय। अब आपको 4 लिख दिए मैंने। अब देखो कौन कौन से लिखे हैं 4। देखो यहां आपको दिखाता हूं एक बार में। ये देखो 4, 11, 1, 7, 9 क्या है? 4, एक तो ये 4, एक 11, फिर 1, फिर 7, फिर 9। ये 5 पीएच है, दे रखिए। इसका मतलब जिसका विलियन का पीएच का मान 7 है ना, वो तो क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन। उदासीन में आएगा। अब देखो जिसकी पीएच का मान 1 आ गया ना, वो आएगा प्रबल अम्लीय, बहुत ज्यादा अम्लीय। प्रबल मतलब ज्यादा, प्रबल अम्लीय में आएगा। जिसकी पीएच का मान 11 इधर आ गया, ये अधिक क्षारीय, प्रबल क्षारीय, क्षारीय। ये दुर्बल क्षारीय, ये दुर्बल अम्लीय। अब देखो कैसे दिखा देता हूं इस तरह से। अब देखो यहां है ना, अपन देखना उदासीन। उदासीन कौन सा हो गया? ये हो गया उदासीन, यानी पहले वाला नंबर 1। दूसरा प्रबल अम्लीय, ये हो गया 1 प्रबल अम्लीय, ये 2 का प्रबल अम्लीय। फिर प्रबल क्षारीय, जो सबसे अधिक 14 की तरफ, कौन सा है? 11, ये प्रबल क्षारीय, ये तीसरा है प्रबल क्षारीय। फिर दुर्बल अम्लीय, जो दुर्बल अम्लीय कौन सा? जो 7 की तरफ हो, 0 से 7 की तरफ जाए दुर्बल, तो दुर्बल कौन सा है? 4, ये दुर्बल अम्लीय चौथा। और दुर्बल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय मतलब 14 से कम हो जाए, 14 से कम कौन सा है? 9, ये दुर्बल क्षारीय 5। ऐसे आपको मिलान करने आ जाए तो पेपर में। ठीक है ना? एग्जाम में आ जाए तो मिलान करना आपको आना चाहिए। तो याद रखो 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय बढ़ेगा, यानी दुर्बल अम्लीय, फिर प्रबल अम्लीय, ऐसे बढ़ेंगे। ऐसे है ना, यूं देखो, यूं इधर चलोगे ना,
इधर देखो, इधर तो इधर अम्लीय, ये उदासीन, फिर दुर्बल अम्लीय, फिर अम्लीय, फिर प्रबल अम्लीय। इधर चलोगे ना, उदासीन, दुर्बल क्षारीय, फिर क्षारीय, फिर प्रबल क्षारीय, ऐसे। ठीक है ना। तो 14 की तरफ चलोगे ना तो क्षार की प्रबलता बढ़ेगी, और अगर 0 की तरफ आओगे तो अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी। तो अपना छठा प्रश्न हो गया। ये छठा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना। पेपर में इस तरह से प्रश्न आते हैं मिलान करने वाले, अम्लीय क्षारीय, इसको मिलान करना आ जाएगा, तो आपको करना आना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो अगला, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, ये क्षार है, क्या है, प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के दो दो उदाहरण लिखिए, दो दो उदाहरण दीजिए। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के दो दो उदाहरण लिखिए। अब देखो कैसे अपन लिखते हैं, अभी देखो इस तरह से लिखते हैं। क्या लिखा देखो, प्रबल अम्ल, क्या नाम है, प्रबल अम्ल, एक तो इसका लिखना है। दूसरा 2 नंबर, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इसका लिखना है। तीसरा प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, इसका लिखना है। चौथा दुर्बल क्षार, क्या लिखना है, दुर्बल क्षार का। अब इनके उदाहरण लिखने हैं अपने को। अब देखो प्रबल अम्ल में याद कर लो, कई बार प्रबल दुर्बल नहीं लिखते, लिख देते 2 अम्लों के उदाहरण लिखिए, 2 क्षार के लिखिए। तो मैं देखो 2 2 2 अम्ल, प्रबल 2 दुर्बल 4 लिखा दूंगा, ये 4 लिखा दूंगा, ये तो 4 अम्ल हो जाएंगे, 4 क्षार हो जाएगा। अगर याद कर लोगे ना कैसे प्रश्न आए, 2 अम्लों के उदाहरण लिखिए, 2 क्षारों के उदाहरण लिखिए, 2 प्रबल के लिखिए, 2 दुर्बल के, कैसे कर सकते हो आप, कोई भी आ जाए। अब देखो प्रबल अम्ल में याद रखना, एक नंबर 1 सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखना, पहला नंबर 1। और इसका सूत्र याद रखना आपको, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या है, H2SO4। दूसरा सेकंड कर लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको नमक का तेजाब बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। और इसका सूत्र क्या होता है, HCl, इस तरह से। अगर ये याद नहीं हो, लंबा लग रहा हो, तो आप नाइट्रिक अम्ल याद कर सकते हो। क्या, नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है, जिसको सोरिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको गंधक का अम्ल, सल्फर का अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल। ये सारे इसके नाम है, लेकिन आपको याद करना एक नाम बस। तो ये प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये भी प्रबल है। नाइट्रिक अम्ल, उसका फॉर्मूला ऊपर लिखा है मैंने, है ना। अगर लिखना चाहो एडिशनल तो आप अलग से लिख सकते हो, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सारे प्रबल है। ठीक है ना। अब देखो दुर्बल अम्ल, दुर्बल में नंबर 1 ये लिखना आपको, एसिटिक अम्ल, क्या लिखना है, एसिटिक अम्ल। और इसका सूत्र याद रखना ही, जिसको सिरके का अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरके का अम्ल, CH3COOH, नाम क्या है, CH3COOH। इसको एसिटिक अम्ल या सिरके का अम्ल भी कहते हैं। एक तो ये। दूसरा 2 नंबर, और 2 नंबर कहते हैं कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, और इसको बोलते हैं H2CO3, ये कार्बनिक अम्ल, क्या नाम है, कार्बनिक अम्ल H2CO3, ये दुर्बल अम्ल है। क्या ये दुर्बल अम्ल, इसलिए इनको हम खा भी सकते हैं, है ना। सिरके का अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसका यूज हम अचार वगैरह में करते हैं, है ना। कहीं आप जैसे रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो आप जैसे आपको कई बार लाल लाल प्याज देते हैं, लाल कलर की प्याज, उनको खा के देखना, खाते हैं ना, तो हमें क्या है, खट्टे लगते हैं, थोड़ा टेस्ट भी लगते हैं। और आपको पता है रेस्टोरेंट बड़े हो ना, वहां पर क्या प्याज काटने के लिए टाइम नहीं होता, तो क्या करते हैं कुक जितने भी हो ना,
वो पहले तैयारी करते हैं, पहले प्याज काट के रख देते हैं 15-20 किलो सलाद के लिए। और अगर ऐसे काट के रख देंगे तो उसमें स्मेल आने लगेगी, खराब हो जाएंगी। क्या करते हैं फिर उनको उनको सिरके में डाल देते हैं। तो सिरके का मतलब एसिटिक एसिड, और वो लाल कलर का है, उसमें डाल देंगे, प्याज लाल लाल हो जाएंगे। एक तो देखने में अच्छे लगेंगे, खाएंगे तो आपको खट्टे खट्टे लगेंगे, आपको टेस्ट लगेंगे, अच्छे भी लग रहे हैं, खराब भी नहीं हुए, और उनको पहले काट के रख लिया, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। तो उसको सिरके का अमल अचार वगैरह में डालते हैं, खाने में काम में लेते हैं। कार्बनिक एसिड H2CO3, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो उनके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर थोड़ा सा क्या तीखापन लगता है, खट्टापन, वो इसी कार्बनिक एसिड के कारण लगता है। तो हम इसको खा सकते पी सकते, लेकिन प्रबल अमल है ना ये, इनको मत खा जाना, ये खा जाएंगे तो सल्ट जाएंगे। ये प्रबल है, शरीर को क्या कर देंगे, घाव कर देंगे शरीर में। ये तो तेजाब है, बोलते हो कई बार तेजाब का अटैक कर दिया, तेजाब डाल दिया, मुंह पे डाल दिया, हाथ पे डाल दिया, जल जाएंगे इससे। ये नहीं खा सकते प्रबल वाले, दुर्बल वाले हम खा सकते हैं। देखो प्रबल सार, उसके बाद प्रबल सार में एक तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, NaOH। इसका सूत्र क्या है, NaOH। और इसका एक नाम, सामान्य नाम और है इसका, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और दूसरा एक और याद कर लो, ऐसे ही सेम, जहां सोडियम वहां कर दो पोटेशियम, क्या नाम हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जिसका सूत्र क्या होता है, KOH। क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लिखते हैं KOH से, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। ये कास्टिक सोडा, ये कास्टिक पोटास, KOH। ठीक है ना, ये दोनों प्रबल हैं, ये दोनों प्रबल होते हैं ऐसे। इसका यूज तो हम साबुन वगैरह में करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए साबुन को चख के देखना, आपको कड़वी लगेगी तो आगे लिखेंगे अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। साबुन में क्षार होता है, साबुन क्षारीय होती है, तो हमें खाने में मजे नहीं आएंगे, आपको कड़वे लगेंगे, तो क्षार कड़वे होते हैं। तो ये बहुत ही प्रबल है, बहुत कड़े। दुर्बल क्षार, और दुर्बल क्षार में देखो नंबर 1 पहला, और याद रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक तो ये नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको लिखते हैं ऐसे NH4OH। इसका सूत्र क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये दुर्बल क्षार है। ठीक है ना। दूसरा लिख दे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और याद रखो क्षार के नाम के अंत में हाइड्रोक्साइड ही आएगा। ठीक है ना, ये शब्द तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, हाइड्रोक्साइड सब में आएगा क्षार में। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र है MgOH के पावर यहाँ नीचे पैरों में 2, MgOH2, जिसको आगे दोबारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ ए मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ ए मैग्नीशिया। और हमने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पर्सन किया ना, एसिडिटी के उपचार में किसका यूज करते हैं, एंटासिड। तो ये काम में लेते हैं हम, पेट में एसिडिटी हो जाए ना, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाते हैं हम, पीते हो ना आप, इनो बोलते हो ना, एसिडिटी होगी इनो पियो, पानी डाल के पीते हो आप, उस पर लिखा हुआ आता है, टीवी में दिखाते हैं, इनो ऑन एसिडिटी गोन, 6 सेकंड में तुरंत आराम। इसका मतलब अम्ल है पेट में और ये क्षार है, क्षार क्रिया करेगा अम्ल के साथ, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, एपचे या एसिडिटी दूर हो गई। तो वहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ ए मैग्नीशिया कहते हैं। ये दुर्बल है, क्षार है, क्या है ये दुर्बल क्षार है, ध्यान रखना। अब देख लो प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण याद रखने, दुर्बल अम्ल के 2 उदाहरण याद रखने, प्रबल क्षार के 2 उदाहरण, क्षार के नाम में सब में हाइड्रोक्साइड आएगा, दुर्बल क्षार के 2 उदाहरण, इनके नाम में हाइड्रोक्साइड है। अब देखो ये आ जाए, तो प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण बताइए, प्रबल क्षार के 2 उदाहरण बताइए, दुर्बल अम्ल के 2 उदाहरण बताइए, दुर्बल क्षार के 2 उदाहरण बताइए। देखो कितने प्रश्न बन गए, ये आ जाए,
अम्ल के किसी किन अम्लों के 2 उदाहरण बताइए। तब आप दुर्बल प्रबल में जो याद हो लिख दो, चारों में से 2, या दुर्बल या अन्य किसी भी क्षार के 2 उदाहरण बताइए। दुर्बल प्रबल में जो भी आपको याद हो उनमें 2 लिख दो बस। तो मिला के पूछ ले, अलग अलग पूछ ले, इस तरह से इसमें अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनेंगे। और एक प्रश्न ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये अपने आप यहाँ याद हो गया। तो एक यहाँ याद करोगे आगे भी काम आ जाएगा ये, ठीक है। अपना ये कौन सा हो गया, ये अपना छठा क्वेश्चन हो गया शायद, छठा है ना, ये 7वां क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। इसके बाद देखो अगला, पीएच का निर्माण किसने किया तथा परिभाषित कीजिए। पीएच, ये अब आ गया ना, पीएच है क्या, है ना। थोड़ा सा इसमें देखेंगे, देखो आपको लिखना क्या एग्जाम के लिए, इस तरह से क्या लिखना है, पीएच। पीएच पहले इसमें क्या लिखोगे कि पीएच की अवधारणा, क्या लिखोगे, पीएच की अवधारणा या जानकारी की अवधारणा सोरेनसन के द्वारा दी गई। ये याद रखना है, किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा दी गई, के द्वारा दी गई। एक तो ये क्या है, पीएच की अवधारणा सोरेनसन के द्वारा दी गई, एक तो ये, ठीक है ना। और फिर क्या लिखेंगे, पीएच क्या काम करता है, किसी भी अम्ल या क्षार की सामर्थ्य मापने हेतु जिस मापक्रम को काम में लेते हैं उसको बोलते हैं पीएच। क्या लिखेंगे, अम्ल या क्षार की, अम्ल या क्षार की सामर्थ्य, सामर्थ्य मापने हेतु, मापने हेतु पीएच मापक्रम, मापने हेतु पीएच मापक्रम का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। पीएच मापक्रम का उपयोग किया जाता है, ये याद रखना है। और तीसरा पॉइंट ये, पीएच जो है ना, इस पीएच में जो 2 शब्द लिखे हैं ना यहाँ, पी और एच, इसका अर्थ क्या है, देखो पी, यहाँ पर 2 शब्द है, एक तो है पी और एक है एच। देखो वैसे आपकी किताब में अलग शब्द दे रखा है, हमें वो याद करना है। वैसे एग्जैक्ट जो होता है ना, वो बताऊं कौन क्या होता है, पी मीन्स होता है फोरेंज। पी मीन्स क्या होता है, फोरेंज होता है, फोरेंज। तब सही शब्द ये, पी मीन्स होता है फोरेंज, और फोरेंज का अर्थ क्या होता है, पावर, शक्ति, सामर्थ्य। और वैसे आपकी किताब में क्या लिख रखा है, पी मीन्स पुमांस, ऐसे ऐसे इस तरह से, पी मीन्स पुमांस, और एच मीन्स एच प्लस आयन। इसका अर्थ क्या हो गया, पुमांस मतलब सामर्थ्य या शक्ति, यानी किसी विलयन में H प्लस आयन की सामर्थ्य को विलयन की पीएच कहा जाता है। तो हम इसकी परिभाषा और क्या लिखेंगे, देखो इस तरह से क्या लिखेंगे, किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में H प्लस आयन, H प्लस आयन की सामर्थ्य, सामर्थ्य विलयन की, विलयन की पीएच कहलाती है, पीएच कहलाती है। एक तो ये, दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है मेन, इसका जो परिभाषा वाला है ना वो ये है, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं ऐसे, पीएच बराबर, अगर आप परिभाषा ना लिखें डायरेक्ट आप सूत्र लिखाओगे ना, ये log H प्लस, इस तरह से, ये पीएच का फॉर्मूला है। पीएच बराबर क्या लिखते हैं, माइनस log H प्लस आइन। इसको हम हिंदी में इसकी लिखें लाइन, ये मैंने इसका लिखा है मैथमेटिकल फॉर्मूला। अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं एक लाइन इसकी, तो क्या लिखोगे, देखो ऐसे इस तरह से, कि किसी विलयन में, क्या लिखेंगे, किसी विलयन में, किसी विलयन में
H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक विलयन की पीएच कहलाती। ऋणात्मक लघुगणक विलयन की पीएच कहलाती। बस अब देख लो क्या है पीएच में क्या लिखना है। पीएच की जानकारी लिख दे या अवधारणा किसने दी है? सोरेनसन, साइंटिस्ट का नाम याद रखना। ये सोरेनसन के द्वारा दी गई। कहते हैं पीएच किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। फिर दूसरा, अम्ल व क्षार के सामर्थ्य यानी शक्ति मापने हेतु पीएच को काम में लिया जाता है। और पीएच में दो हैं, पी और एच। पी मीन्स पुमांस बोलते हैं, आप किताब में पुमांस लिखा हुआ है। एच मीन्स एच प्लस आयन। पुमांस मीन्स होता है शक्ति, पावर, सामर्थ्य। पुमांस मीन्स क्या है? शक्ति या पावर या सामर्थ्य। और एच प्लस आयन, विलियन में एच प्लस आयन की सामर्थ्य विलियन की पीएच कहलाती है। वैसे पी का मतलब ऑरेंज होता है, लेकिन हम ये याद करेंगे, पुमांस याद कर लो आप, ठीक है। उसके बाद इसका याद रखना फॉर्मूला, किसी विलियन में H प्लस आयन की सामर्थ्य विलियन की पीएच कहलाती है। पीएच का सूत्र याद रखना आपको, ये पीएच बराबर माइनस log H प्लस आयन। और फिर इसका हिंदी में लिखना इसका स्टेटमेंट, किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक माइनस log ऋणात्मक लघुगणक विलियन की पीएच कहलाती है। बस इतना। और अगर और भी लिखना चाहो ना आप इसके बारे में, आपकी इच्छा और हो गई एक दो लाइन और लिखे, तो हम क्या करेंगे, ये वाली देखो, ये वाली लाइन ये वो लिख देंगे। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है, बीच वाली 7 उदासीन विलयन, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से अगर कम की तरफ और अधिक कम की तरफ चलेंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, और अगर 14 से आगे की तरफ चलेंगे इधर की तरफ तो क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये याद रखना है, ये आप बता सकते हो इसमें, ठीक है ना। कुछ लोग आगे हैं ऐसे, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो ये है इस तरह से। अब देखो अगला प्रश्न अपना, सर टाइम लगेगा अभी, यू कैन गो नाउ। हाँ पीएच का हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, कोई धातु यौगिक, क्या लिखा है? धातु का कोई एक कंपाउंड है ए, जिसका क्या है? ए मान लिया है, और उसकी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या लिखा है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। यानी कोई धातु का एक यौगिक है ए, जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। याद रखो पेपर में इस टाइप का एक प्रश्न हर बार आता है, अब की बार भी आ सकता है। पीछे मैंने पहले वाले चैप्टर में करवाया, आपको क्या करवाया था कि चुनने के पानी यानी यौगिक ए को पानी में घोलने पर यौगिक बी बनता है ना, जिसका यूज उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में करते हैं। कुछ देर बाद दीवारें क्या है? सफेद हो जाती है, और किसके बनने से होती है? यौगिक बी बनने से। ए और बी पहचानिए, ऐसे मैंने प्रश्न कराया पीछे, ऐसे यहाँ पे ये कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, यानी उसमें से तेज तेज गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं। बुदबुदाहट मतलब गैस के बुलबुले बाहर निकले, और कोप ध्वनि के साथ पट पट पट, को मतलब समझते ना, कोप मतलब पट 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 वाली ध्वनि, कोप ध्वनि के साथ गैस उत्पन्न होती है जो मोमबत्ती को बुझा देती है। अगर वो उस गैस को मोमबत्ती के संपर्क में लाए ना तो क्या करेगी? मोमबत्ती को बुझा देगी। यौगिक ए क्या है? यौगिक ए क्या है वो पूछा गया हमें। अब देखो है क्या, देखो इस तरह से क्या है यहाँ पर कि कोई यौगिक ए क्या कर रहा है? यौगिक धातु का बना हुआ यौगिक ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, ये उसने कहा है, और इसके साथ में क्रिया करने से बुदबुदाहट के साथ गैस बाहर निकल रही है, और उस गैस को अगर मोमबत्ती के पास ले जाया जाए तब मोमबत्ती क्या है? बुझ जाती है। तो बताओ यौगिक ए क्या है? अब देखो ए है क्या, देखो ये है ए, इसको बोलते कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? यौगिक ए है, और वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। और इसकी क्रिया करवाई है जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? चूने का
पत्थर है। क्या बोलते हैं इसको? इसको चुनने का पत्थर भी बोलते हैं, चुनने का पत्थर है ये। या इसको संगमरमर, अगर आ जाए ना, कोई आपसे पूछ ले घर में, आपके घर में मकान का काम चल रहा हो, पूछ ले संगमरमर या कहते हैं मार्बल लगाया है ना, कैसे जैसे यहाँ अपने यहाँ फर्श वगैरह में तो मार्बल लगाया है, कहते हैं संगमरमर लगाया है। और संगमरमर लगाया है तो आपसे पूछ ले, कोई पूछ ले, विज्ञान के विद्यार्थी हो, 10th तक विज्ञान पढ़ी है आपने, पूछ ले संगमरमर का सूत्र बताओ, तो क्या बोलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चुनने का पत्थर ये भी है और इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। इसके साथ रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाओ, देखो क्या बनेगा इस तरह से। पहले वाले चैप्टर में अभिक्रिया संतुलित करने का तरीका बताया था, है ना? बताया कि नहीं बताया? हाँ, तो थोड़ा याद रखना है इस तरह से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु इसके साथ क्रिया करेंगे, देखो एक तो क्या बनेगा ऐसे Ca, क्या बनाते हैं देखो, थोड़ा सा अलग कलर कर दो इसका, Ca, और एक ले ले यहां से, दो ले ले Cl, ये तो क्या बन जाए ये Ca, और Cl के कितने हैं? दो, CaCl2 बन गया, प्लस अब Ca काम में आ गया, दो Cl काम में आ गया, अब CO3 बचा है, इसको तोड़ के निकाल दूं मैं CO2, CO2 गैस निकल गई, प्लस एक O बच गया ना, और यहां दो H है, क्या बन गया? H2O, जल बन गया। तो यौगिक A है ना, इसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन की, क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण हो गया एक, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो कहते हैं यौगिक बी बनता है, तो यौगिक बी ये बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ये बनता है। और साथ में क्या निकली है? CO2 गैस निकलती है, ये निकलती है तीव्र बुद्ध के साथ, बुद्ध मतलब तेज है ना, बाहर निकलेगी बुलबुलों के साथ, जो आपके पास विलियन है टेस्ट ट्यूब में, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, तेज बुलबुले निकलेंगे बाहर, तीव्र बुद्ध जिसमें पॉप की ध्वनि, मतलब पट पट करके तेज निकलेगी इस बार। और अगर इसको हम मोमबत्ती के पास लाएं, और याद रखना ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक है, CO2 जलाने में सहायक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जलाने में सहायक नहीं है। तो अगर इसके संपर्क में मोमबत्ती लाओगे ना आप, तो मोमबत्ती क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, मोमबत्ती बुझ जाती है। तो हम क्या करेंगे? यौगिक A है और कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉर्मूला लिख देंगे, इसकी ये समीकरण लिख देंगे, और इसी प्रकार से बनाया ना मैंने लाइन डायग्राम, इसी प्रकार पेपर के अंदर भी आप ऐसे बनाओ, CO2 तीव्र बुद्ध के साथ गैस, है ना, के साथ गैस बाहर निकलेगी ये, और फिर हमने कर दिया मोमबत्ती किसको पास लाए, मोमबत्ती क्या होगी? बुझ जाती है। तो बाकी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही अगर आप लाइन डायग्राम कर दोगे ना, तो आपके नंबर पूरे के पूरे आएंगे, ठीक है ना? हो गया ये, तो अपना प्रश्न नंबर 9 भी हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है? अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। अब देखो यहाँ दो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये आ जाए। एक तो आपसे पूछ ले अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, है ना, पहला प्रश्न क्या है? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, एक तो ये आ जाए। या फिर आ जाए अम्लीय अम्लीय वर्षा के लिए कौन से गैस से जिम्मेदार है, ये आ जाए। क्या आ जाए? अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ये आ जाए। सब साथ कर लेंगे इसमें हम। या फिर ये लिखा है अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है, एक ही बात है। अब देखो कैसे करोगे, इस तरह से हम क्या लिखेंगे? यूं लिखेंगे, और इसमें लिखना क्या है? इस तरह से पहले लिखेंगे अम्लीय वर्षा, देखो ऐसे, और हमारा प्रश्न क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार ऑक्साइड, अम्लीय वर्षा। अब देखो इसके अंदर ही अपने ऑक्साइड आ जाएंगे, देखो कैसे लिखोगे, क्या लिखेंगे? कुछ अम्लीय ऑक्साइड, है ना, कुछ अम्लीय ऑक्साइड, कुछ अम्लीय ऑक्साइड, कुछ अम्लीय ऑक्साइड, जैसे अब देखो ऑक्साइड के नाम पूछे है ना,
तो यहां आ जाएगी। जैसे SO2 क्या बोलते हैं इसको, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड, कोमा SO3 क्या लिखेंगे, सल्फर, कितने हैं, ओ 3 है ना, 3 में नाम में क्या लगाते हैं, ट्राई, 2 है तो नाम में क्या लगाते हैं, डाई, तो यहाँ सल्फर ट्राई ऑक्साइड। दोनों का नाम देखो सेम सा ही है, SO2 में डाई लगाया है, 2 के लिए डाई आता है, SO3 3 में ट्राई लगाया है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, कोमा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और आप चाहो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, इस तरह से। तो कुछ अम्लीय ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि आदि वर्षा जल के साथ घुलकर, आदि वर्षा जल के साथ घुलकर, के साथ घुलकर अम्ल का निर्माण कर देते हैं, अम्ल का निर्माण कर देते हैं, अम्ल का निर्माण कर देते हैं, जो कि वर्षा जल के साथ, जो कि वर्षा जल के साथ भूमि पर गिरता है, भूमि पर गिरता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखो प्रश्न आ जाए ना, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, लिख देंगे ये, अम्लीय ऑक्साइड जैसे SO2, SO3, NO2 आदि, है ना, बारिश के जल में घुलकर, क्योंकि गैस है, ये सारे अम्लीय ऑक्साइड, ये गैस है, सारी गैस ऊपर चली जाएगी बादलों में, बादलों में क्या है, बारिश का पानी, पानी है, उस पानी में क्या ये गैस घुल जाएगी, SO2 घुलेगी तो H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी, ये घुलेगी तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, ये घुलेगा तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देगा, मतलब अम्ल बन जाएंगे। ये सभी ऑक्साइड गैसें बारिश के पानी के साथ घुलकर अम्ल का निर्माण करती है, और ये अम्ल बारिश के पानी के साथ, बारिश के साथ नीचे यानी भूमि पर गिरेगा, जिसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर अम्लीय वर्षा क्या है लिख दो इतना बस। अब लिख दे अम्लीय वर्षा के लिए कौन से ऑक्साइड जिम्मेदार है, तब आप क्या करोगे, ये 3 नाम लिख देंगे बस, ये लिखना है, कह देना अम्लीय ऑक्साइड कौन से हैं जो जिससे अम्लीय वर्षा होती है, ये 3 नाम लिख देंगे बस। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड बताओ, ये 3 नाम लिख देंगे बस, एक प्रश्न ये हो गया। या फिर कई बार प्रश्न ये आता है कि अम्लीय वर्षा के क्या कुप्रभाव है, मतलब अम्लीय वर्षा से क्या हानियां होती है। अब देखो बोल देता हूं मैं, लिखना इतना संभव नहीं, पूरा थोड़ा हल्का सा बोल देता हूं, इसको आप वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। अब क्या देखो क्या लिखना है, अध्ययन अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव बताइए, अम्लीय वर्षा से क्या हानियां होती है बताइए, अम्लीय वर्षा के क्या कुप्रभाव पड़ते हैं, मतलब क्या इससे हानियां होती है, कोई प्रश्न आ जाए तब क्या करेंगे कि अम्लीय वर्षा से भूमि पर अम्ल गिरता है, जिससे भूमि अम्लीय हो जाती है, भूमि क्या होती है, अम्लीय, एक तो ये। दूसरा, वर्षा का यह जल बहकर तालाब में जाता है, नदियों में जाता है, जिससे तालाब में जलीय जीव है इस अम्ल से खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो जलीय जीवों को हानि होती है, ऐसे लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ना ये। या फिर अम्लीय वर्षा से ताजमहल का संगमरमर खराब हो रहा है ना, अम्लीय वर्षा होगी, अम्ल पड़ेगा अगर चुनने के ऊपर, तो चुनने क्या कर देगा, काट देगा, उस संगमरमर को अम्लीय वर्षा काट रही है, इसको बोलते हैं, यानी ताजमहल के संगमरमर को हानि किससे होती है, अम्लीय वर्षा से हो रही है। इसी प्रकार से आप ये 2-3 पॉइंट बोले ना मैंने, इनको लिख लो,
इनको आप लिख सकते हो कि अध्ययन अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव या अम्लीय वर्षा से होने वाली हानि बताओ, तब आप ये बता सकते हो। ठीक है, अब देखो अपना अगला प्रश्न है ना, अम्लीय वर्षा में ऑक्साइड के नाम बताइए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है ना, लिख दिया हमने। अब देखो अगला प्रश्न क्या है अपना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता बताइए। क्या लिखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता बताइए। अभी मैंने बताया था आपको पीछे, क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, देखना यूं ऐसे लिखेंगे आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इस किसको बोलते हैं, इसका याद रखो फॉर्मूला MgOH2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। और क्या काम आता है ये, तो क्या लिख दोगे आप, यह क्या लिखेंगे, यह पेट की अम्लता को, पेट की अम्लता को दूर करने में काम में लिया जाता है। ये लिखना है बस, पेट की अम्लता आ जाए ना, दूर करने में काम में लिया जाता है, या ऐसे लिख सकते हो, यह पेट की अम्लता दूर करने के लिए एंट एसिड के रूप में काम करता है। या सीधी सादी लाइन यही है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रासायनिक नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग करते हैं पेट की अम्लता दूर करने में। इसका उपयोग आ जाए तो उपयोग आपको ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, देखो चेक करो अगले में क्या है, जल अम्ल के जलीय विलयन। देखो एग्जाम में है ना, अब आ गया यहाँ डायग्राम आ गया, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। अम्ल है ना विद्युत के चालक होते हैं, ये दर्शाने के लिए आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो इस तरह से, देखो यू बना दे अपन, छोटा सा चित्र है, बहुत इजी है। देखो इस तरह से ये बना सकते हो आप। एक तो लेंगे अपन क्या, थोड़ा सा ढंग से बना के दिखाऊंगा आज आपको मैं। एक तो लेंगे अपन इस तरह से, देखो एक तो अपन लेंगे यहाँ सबसे पहले जार, है ना, छोटा सा जार बना देता हूं आपको इस तरह से, देखो यूं, है ना, अभी पर्सन चल रहे हैं, टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ है इस तरह से, यहां दो लगाते हैं इस तरह से, कोर्क, रबड़ के कोर्क लगा देते हैं दो, है ना, रबड़ के दो कोर्क लगा रखे हैं इस तरह से। ठीक है ना, और इसके अंदर है ना इस तरह से हमने थोड़ा अलग इसको बनाता हूं मैं, देखना हाँ, देखना ये दिख रहा है क्या, इस तरह से, है ना, ये दो कील इसके अंदर डाल दी रबड़ के कोर्क में, एक कील ये डाल दी। आप जाओ तो सर, आप 5 बजे तक नंबर नहीं आएगा आपका। ये कील है, ये दो कील है ना, ये दो कील बांध दी। अब देखो क्या करेंगे, इसके अंदर है ना क्या करेंगे, इस तरह से पानी डाल देंगे, पानी के अंदर इसको डुबो दिया। ठीक है, इसमें इसको पानी के अंदर इसको डुबो के रख दिया, ये इस तरह से पानी में डुबो दिया। ये चैप्टर पूरा हो जाए सर एक बार, है ना, पूरा होने के बाद ही छोड़ू, बीच बीच में बच्चों को फिर बार बार डिस्टर्बेंस होता है। देखो ये पानी है ना इसमें। अभी देखो क्वेश्चन एक बार रुको, मैं बताता हूँ, एक बार देखो बताता हूँ सर। देखो 13 14 15 16 17 17 है, 17 नहीं है ना। आप ये आगे मिलाने वाले प्रश्न है, बच्चे है ना बहुत इजी अपने आप कर लेते हैं, हमारे बच्चे बहुत होशियार है, तो आप इसमें टेंशन मत लो, बहुत आगे बच्चे बड़ा फटाफट करा दूं, बच्चे देखते ही समझ जाएंगे। अब देखो ये है
तो ये क्या है, 2 कील लगा दी और इनको जोड़ दिया किससे, देखना यूं, इस तरह से तार से, यूं तार से जोड़ दिया। अब देखो तार में है ना, अगर आप चाहो ना, आप किताब में बना, कैसे बना दूं मैं, देखो यूं, इस तरह से, यूं एक तार, एक इधर से तार यूं, है ना, इधर यूं, यूं, ये बैटरी वाला भाग, फिर यहां ये लगा दिया एक बल्ब, इस तरह से, है ना, फिर यहां लगा दी कुंजी, इस तरह से, कुंजी वाला भाग ये जोड़ दिया, पूरा उपकरण तैयार हो गया। अब देखो, अब इसके नाम भी लिखने पड़ेंगे पेपर में, है ना। ये तो क्या है, रबड़ कोर्क, ये क्या है, रबड़ का कोर्क है, रबड़ कोर्क है, मतलब रबड़ वाले कोर्क है ना, उनके अंदर हमने क्या किया है, 2 ये कीले लगा दिए, ठीक है, इधर रबड़ कोर्क है, ये कील, ये भी कील, तो ये भी कील है, ये है लोहे की कील, है ना, लोहे की कील, लोहे की कील है। और ये पात्र जो है ना, ये बनाया मैंने, ये क्या है, ये जार, ये क्या है, ये जार है ना, इसमें क्या घोल रखा है, ये जल घोल रखा है, जल है, और इस जल में क्या मिला दिया, थोड़ा सा मिला दिया अमल, इस तरह से अमल मिला दिया, ठीक है ना। ये क्या है, प्लस बड़े वाला सिरा, छोटे वाला हमेशा होता माइनस होता है ना, तो ये हो जाएगा इधर वाला एनोड, प्लस ये क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या बल्ब है, क्या है, बल्ब, और ये बैटरी है ही, इसको लिख रहा हूँ शॉर्ट में, लिख रहा हूँ बी, बी मतलब बैटरी, समझ जाना आप, बी मतलब बैटरी। और ये क्या है, के, क्या बोलते हैं के को, कुंजी, कुंजी क्या काम आती है, परिपथ को चालू करने और बंद करने में, यहाँ ऐसे एक कुंजी सी है, इसमें डाल दोगे ना तो दोनों तार कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये परिपथ चालू हो जाएगा, इसको निकाल देंगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे है, कुंजी बोलते हैं इसको। अब क्या करते हैं आप, है ना, इस तरह से डायग्राम बना के, और अगर चित्र बनाना, मैं अब तो क्या है, पर्सनल हमारे डायग्राम ही बस चित्र बनाना है, अब कह देना इसका थोड़ा वर्णन भी करो, तो देखो अगर डायग्राम बनाना आता है ना आपको, इसी के बारे में अपनी भाषा में लिखना है, रटने की आवश्यकता नहीं, किताब की तरह लाइन टू लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो चीजें हैं उसको समझ लो, फिर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो, यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखो ये है ज्ञान, सिर्फ रटना वो है ज्ञान, रटने के बाद, याद करने के बाद अगर उसको अपनी आप भाषा में लिख पाओ, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी अवबोध बोलते हैं, ये है ना। ये क्या अपने उसमें उद्देश्य के अलग अलग प्रकार है। अब देखो ये है, अब हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, देखो मैं थोड़ा बोल देता हूं, इसको अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, वैसे आप समझ जाओगे। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक जार लेते हैं, ये क्या है, जार, लिखा ना जार, सबसे पहले एक जार लेते हैं जिसमें रबड़ के 2 कोरक की सहायता से, ये रबड़ के 2 कोरक है ना, रबड़ के 2 कोरक की सहायता से 2 कीलों को लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इन दोनों कीलों को बैटरी, बल्ब व कुंजी की सहायता से चित्रानुसार जोड़ देते हैं। अब लिखने आवश्यकता नहीं है, चित्रानुसार बोल दिया, क्या लिख दिया कि इन दोनों लोहे की कीलों को चित्रानुसार बैटरी, बल्ब व कुंजी के साथ जोड़ देते हैं, मतलब चित्र के अनुसार जोड़ दिया, जोड़ दिया, इस प्रकार से परिपथ पूर्ण हो जाता है, पूरा हो गया ये। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जार में आसुत जल लिया जाता है, क्या लिखते हैं, आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, वाटर, आसुत जल, आसुत जल लिया जाता है। और आगे प्रश्न भी कराएंगे आपको, आसुत जल जो होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर, ये हमेशा विद्युत का कुचालक होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक। तो आसुत जल, आसुत जल जो होता है ना, थोड़ा कम करो, आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। अब देखो क्यों होता है, पेपर में आता है कि आसुत जल विद्युत का कुचालक क्यों होता है, तब क्या लिखोगे, विद्युत के चालन के लिए 2 ही चीजें जिम्मेदार होती हैं, गेट बंद करो सर, गेट बंद करो, विद्युत के चालन के लिए 2 ही चीजें जिम्मेदार होती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री रहे, या फिर आयन फ्री रहे, और पानी या पानी जैसे पदार्थ है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनमें आयन होते हैं। तो जल में विद्युत का चालन आयन से होता है। और डिस्टल वाटर है, या कहते हैं बारिश का पानी है, बारिश का पानी क्या है, वाष्प बन के उड़कर फिर उसके बाद बनाया वो, तो उसमें कोई आयन नहीं होता,
और डिस्टिल्ड वाटर या आसुत जल में कोई आयन नहीं होता, और आयन नहीं होगा ना तो लाइट को एक पानी के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने के लिए कोई भी आयन उपलब्ध नहीं है, ले जा नहीं सकता, तो पानी उस लाइट का चालन नहीं करेगा। इसलिए आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। उत्तर क्या लिखोगे? आसुत जल में आयन नहीं पाए जाते, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता। मतलब अब आसुत जल है, यहाँ से लाइट लगा के आप कुंज चालू करोगे, लाइट आएगी, लाइट यहाँ तो आ गई कील में, लेकिन यहाँ से अब यहाँ तक इस कील में पहुंचे तो यहाँ से इस पानी के माध्यम से आएगी, लेकिन पानी से जल का या लाइट का प्रवाह हो ही नहीं रहा, विद्युत का, तब यहाँ इसमें कुंजी लगाने से बल्ब जलता नहीं है। फिर हमने क्या किया, क्या दिया, इस जल में कुछ मात्रा में अम्ल मिला दिया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H+ और Cl-, तो अम्ल मिलाने से आयन बनते, कोई अम्ल मिलाओ चाहे आपकी मर्जी है, सूत्र आयन आए कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दो, अम्ल मिला देते हैं, अम्ल मिलाने से विलयन में आयन मुक्त हो जाते हैं, आयन मुक्त हो जाएंगे। फिर वापस परिपथ को जोड़ने पर बल्ब जल जाता है, क्योंकि आयन विद्युत धारा का चालन करते हैं, इसलिए ये अम्लीय जल विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अम्लीय जल विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये मैंने जो अभी बताया ना आपको, इसको पूरे को आपको क्या लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये वैसे अपने क्वेश्चन जो उसका सिर्फ नामांकित चित्र बनाना है, डायग्राम, ये आप इसको देख के बना सकते, इस तरह से बनाना है। और बनाने के बाद फिर अपनी भाषा में लिखना है उसको, किताब की तरह लिखने की आवश्यकता नहीं है, किताब वाला रटा रटाया लिखे नहीं, अपनी भाषा में बताया ऐसे लिख दो बस, ठीक है ना। ये तो है अपना इस तरह से, ये अपना प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर 12। इसके बाद देखो ये प्रश्न 13वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो क्या है, देखो ये जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर गैस X बनती है, आ गया ना ये। अब देखो क्या है, नंबर 1 अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, देखो आ गया ये, गैस X का नाम भी दीजिए, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी। देखो कैसे, इस तरह से आप कर सकते हो इसको। प्रश्न क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि जिंक के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाने पर गैस X बनती है। यूं लिख दोगे आप, जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल काम में ले लिया, ये ले लिया हमने जिंक, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाई। अब देखो जोड़ दो, जोड़ना बहुत आसान है, ये समीकरण याद कर लो, जगह जगह काम आएगी, इन दोनों को जोड़ दो आपस में, बाकी बचा वो बाहर निकाल दो। बताओ कैसे हुआ, ZnSO4 प्लस क्या बन गया, H2, कौन सी गैस बाहर निकल गई, ये है, क्या लिखा है, X है, X ये है, और ये क्या है, हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन गैस है, क्या ये बन गई अपने पास हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब अब पहला क्या हमारे प्रश्न कि गैस X का नाम बताइए और अभिक्रिया की समीकरण लिखिए, तो ये तो हो गया अभिक्रिया की समीकरण, ये लिख दोगे। दूसरा गैस X का नाम बताइए, क्या लिख दोगे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और कई बार ये भी आता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक में डालने पर गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है उसका चित्र बनाइए। देखो छोटा सा बनाता हूं मैं रफ डायग्राम, उसको आप फेयर कर लेना। ये तो अपना प्रश्न अपना यही पूरा हो गया। अपना क्या है, ये देखो क्या लिखा है, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने में गैस X बनती है, गैस X कौन सी बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर लिखा है अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, लिख दिया मैंने समीकरण, ZnSO यानी जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगी बाहर। गैस X का नाम बताइए, हाइड्रोजन है, ये प्रश्न हो गया पूरा। अब देखो इस प्रश्न से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है कई बार, और क्वेश्चन क्या आता है कि दानेदार जिंक पर, क्या आता है कि दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। तब देखो ऐसे इस तरह से आप इसमें डायग्राम बना सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रख के इस तरह से देखो, यूं इस तरह से है ना, और यहाँ पर यूं कोरक लगाना है ना, लगाने के बाद यहाँ से एक नली निकालनी है, इस नली को इधर लेके जाना है यूं, है ना,
लेके आके इसको थोड़ा ऊपर कर देना है यूं, है ना, ऐसे। अब देखो इस तरह से इसको स्टैंड के साथ जोड़ देंगे ताकि गिरे नहीं। ये स्टैंड लगा दिया मैंने, है ना। इसको नीचे थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है, ये बर्नर लगा दिया, ये बर्नर, बर्नर लगा दिया, ये बर्नर लग गया। ये इसके अंदर दानेदार जिंक है और इसके अंदर डाल रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और ये क्या है, दानेदार जिंक है। और इसको कोर्क्स लगा दिया और यहां हमने यूं कह दिया कि गैस निकल रही है, या इस गैस को बाहर निकाल दो, चलो कोई बात नहीं, बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ इसको आपने टब में डुबो रखा है इस तरह से, है ना, थोड़ा सा नीचे कर दें इसको, टब में डुबो रखा है और पानी है ना। और इस पानी के अंदर फिर गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है और यहाँ लगा दोगे मोमबत्ती। मोमबत्ती, मोमबत्ती के साथ क्या है, पट पट की आवाज के साथ जलती है। ये अब नाम लिख दोगे आप, ठीक है ना। ये से स्टैंड बना के थोड़ा लगे कि वहां थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ भी लगा दो एक स्टैंड ऐसे, इस तरह से, है ना, यूं इस तरह से। तो अगर आ जाए ना कि दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है, नामांकित चित्र बनाओ। देखिए चित्र बनाना है, क्या लिख देंगे नाम, स्टैंड, ये स्टैंड हो गया, ये परख नली होगी, ये कोर्क हो गया, है ना, इस तरह से, है ना। यहाँ से गैस कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लिख दोगे, है ना, इस तरह से। ये जल है ना। और यहाँ लिख देगा मोमबत्ती है, ये क्या है, ये मोमबत्ती है, इस तरह से चित्र बना देंगे। अगर डायग्राम आ जाए तो ये डायग्राम अपना, ठीक है ना। इसको आप फिर थोड़ा सुंदर तरीके से बना सकते हो, मैं थोड़ा जल्दबाजी में बनाएगी, ठीक है। ऐसे ये अपना प्रश्न था, क्या था, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करवाएं तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। और इसका समीकरण लिख दिया हमने, समीकरण भी लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, दंत छह। अगला प्रश्न क्या है, दंत छह। अगला अपना प्रश्न है दंत छह के कारण को स्पष्ट करते हुए इससे बचाव के दो उपाय बताइए। दंत क्षय मतलब दांत धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाए, क्या हो, दांत धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाए, तो उसके बचाव के उपाय बताओ। और होता कैसा ये लिखना है। हम इसमें देखो क्या लिखेंगे कि हमारे दांत, है ना, का सबसे कठोरतम भाग इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल। किसका बना होता है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्सो एपेराइट से बना होता है वो, जो बहुत अधिक कठोर होता है। अगर याद है ना, मनुष्य शरीर का सबसे कठोरतम भाग वो क्या होता है, दांतों का इनेमल होता है, याद रखना ये इनेमल। और वो भी खराब होने लगता है कैसे। अब क्या लिखेंगे, जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद मुंह की अच्छी तरह से सफाई नहीं करें, उस दौरान भोजन के कण हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं और धीरे धीरे क्या एक दो दिन में वो कण क्या है, सड़ने गलने लगते हैं जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा सड़ने गलने पर उस भोजन से क्या है, अम्ल बाहर निकलता है। और अम्ल की पीएच का मान 5.5 से जब कम हो जाए तब वह अम्ल दांतों का संक्षारण कर देता है, मतलब दांतों को खराब या उसको तोड़ देता है, जिसको दंत क्षय बोलते हैं। अब देखो रोकथाम के उपाय क्या लिखोगे, खाना खाने या भोजन करने के पश्चात मुंह की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। दूसरा लिख देंगे, अम्ल या दंतों के बीच बने हुए अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षारीय मंजन का उपयोग करें, यानी टूथपेस्ट करना चाहिए। ये तो इसके उपाय हो जाएंगे। तो देखो लिख के बता देता हूं आपको मैं, ऐसे क्या लिखेंगे, इस तरह से दंत क्षय क्या है, क्या लिखेंगे, दंत क्षय, इस तरह से दंत क्षय, दंत क्षय, दांतों का टूटना है क्या। देखो थोड़ी चाय पी लो, चाय पी लो बच्चों, चलो मैं लिखा देता हूं, आप साथ लिख लो इसको। भोजन करने के पश्चात, दूसरे थोड़े कलर से लिखें, भोजन करने के पश्चात, भोजन करने के पश्चात मुंह की अच्छी तरह से, मुंह की सफाई न करने से
न करने से मुंह में उपस्थित, न करने से भोजन के कण लिखना, न करने से भोजन के कण दांतों के बीच फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। जो, या जिनको लिखो, जिनको सूक्ष्म जीव, जिनको सूक्ष्म जीव सड़ा देते हैं। जिससे क्या है, मुंह के अंदर की बदबू आती है ना, इसी से आती है। सड़ा देते हैं, जिससे दांतों के मध्य अम्ल बन जाता है। अम्ल बन जाता है, जो कि दांतों को खराब कर देता है या संसारित कर देता है। मैं खराब लिख रहा हूं ताकि आप, ये शब्द याद नहीं होगा, यानी इसको क्या लिखेंगे, वैसे संसारित कर देता है इसे लिखते हैं, लेकिन मैं लिखा खराब कर देता। खराब लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसे इसे दंत क्षय कहते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं, ये लिखना है। ठीक है ना, ये तो है दंत क्षय। ऐसे क्या है, अब अगला क्या है, उपाय, रोकने के उपाय। दंत क्षय रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। तो क्या लिखोगे, नियमित रूप से मुंह की सफाई करनी चाहिए, या भोजन करने के पश्चात, मुंह की सफाई करनी चाहिए। सफाई करनी चाहिए, एक तो ये। दूसरा, सेकंड, 2 नंबर। और 2 नंबर क्या लिखेंगे, क्षारीय मंजन का उपयोग करना चाहिए। टूथपेस्ट होता है ना, मंजन का उपयोग करना चाहिए। आवाज किसकी हो रही थी? हाँ धर्मेंद्र जी, तो थोड़ा आराम से है। क्षारीय मंजन का उपयोग करना चाहिए। आवाज तो नहीं आएगी इसमें, क्षारीय मंजन का उपयोग करना चाहिए। तो ये 2 इसके रोकने के उपाय हैं। और होता क्या है, और देखो दोबारा बोल देता हूं, ये नहीं कि मैंने लिखा वो लिखो, रटो मत चीज को। क्या लिखोगे, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात मुंह की ढंग से सफाई नहीं करते, तब भोजन के कण दांतों के बीच फंस जाते हैं। ये सबको पता है, लिख सकते हो, दांतों के बीच फंस जाते हैं, जिनकी सफाई न करने से ये भोजन के कण सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, खराब, या इसको सड़ा दिया जाता है, अपघटित हो जाते हैं, जिससे अम्ल निकलता है, और ये अम्ल दांतों को संसारित कर देता है या खराब कर देता है, जिसे दंत क्षय कहा जाता है। बस, फिर 2 उपाय लिखने हैं। क्या लिखोगे, खाना खाने के पश्चात, भोजन करने के पश्चात मुंह की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। दूसरा, क्षारीय मंजन का उपयोग करना चाहिए। टूथपेस्ट काम में लेते हो ना, ये क्षारीय होता है अपना, तो इसी तरह लिख सकते हो आप, टूथपेस्ट या मंजन का उपयोग करना चाहिए दांतों को साफ करने के लिए। ठीक है ना, अपने 1% हो गया। तो देखो अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व एक उपयोग। दूसरा, बेकिंग सोडा है, इसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र एक उपयोग। बेकिंग सोडा है रासायनिक सूत्र एक उपयोग, और अम्ल क्षार में कोई दो अंतर। ये 3 प्रश्न है। ठीक है ना, अब देखो कैसे क्या करना है। अब देखो इसमें चैप्टर में है ना आपके 4-5 मेन कंपाउंड्स हैं या यौगिक है, उनके है ना आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, आगे आएंगे इसके बाद, और उनके उपयोग याद होने चाहिए। अब देखो एक उपयोग याद रखना सब में, किसी का भी आ जाए इसका उपयोग लिखिए, है ना, तब एक लाइन तो याद रखो सबके लिए।
सब में लिखनी है। ये क्या लिखना है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जाता है। ये लिख लो शब्द। अगर याद है ना, विरंजक चूर्ण का एक उपयोग लिखो, बेकिंग सोडे का एक उपयोग लिखो, खाने का सोडे का उपयोग लिखो, या कहते लाल दवा का उपयोग लिखो, या पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखिए। इस तरह से आगे कुछ भी आगे लिखा हुआ है ना। कास्टिक सोडे का उपयोग लिखिए, कास्टिक पोटास का एक उपयोग लिखिए। सब में एक याद रखो, इनका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, यानी रिएजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। एक याद रखो, सब में आएगा ये। अब देखो हमारे पास क्या है, एक तो नाम है पहला विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, जिसका इंग्लिश का नाम कई बार पेपर में हिंदी में लिखा हुआ आता है, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोलते हैं, ये ब्लीच करने में काम आता है। ब्लीचिंग मतलब ब्लीच बोलते हो आप कई बार, आज तो फेशियल करवाया है, ब्लीच करवाया है, मतलब चेहरे का रंग उड़ाया है, मतलब चेहरे पे जो काली खा गई थी ना उसको अलग किए, तो रंग उड़ाने में काम आता है ये विरंजक चूर्ण। इसलिए कपड़ों से रंग उड़ाने में विरंजक चूर्ण काम में लेते हैं। कोई भी चुन्नी वगैरह होती है ना, उसमें से रंग हटा के उसमें नया रंग लगाते हैं। फिर तो पहले रंग हटाने में विरंजक चूर्ण के अंदर डालते हैं, उसमें रंग कलर साफ करके फिर नया कलर चढ़ाते हैं उसमें। विरंजक चूर्ण रंग उड़ाने में काम आता है ये। और वैसे इसका यूज है ना, वो जल के शुद्धिकरण में भी होता है ना। जल को साफ करने या शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण, लाल दवा, क्लोरीन गैस, इन सब का यूज करते हैं जल के शुद्धिकरण में, ठीक है ना। तो विरंजक चूर्ण है, पहले लिखना सूत्र, पहले क्या लिखेंगे इसका सूत्र, याद रखना फॉर्मूला, पेपर में पूछेंगे ऐसे CaOCl2। तो इसका वैसे नाम क्या है, सही सही नाम देखो लिखा रहा हूं, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसका सही नाम ये है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, या इसको आप कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोल सकते हो। आपको ना अधिकतर ने टीचर्स वगैरह ने लिखाया हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, वो भी सही है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सही नाम है ना वो ये है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ये इसका फॉर्मूला सूत्र है। अब देखो इस अगला क्या है, सेकंड उपयोग। देखो उपयोग में है ना, नंबर 1 पहला जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, कितना टाइम हो गया सर, जल के शुद्धिकरण में। दूसरा 2 नंबर सेकंड है, दूसरा रंग उड़ाने में, रंग को हटाने में, रंग को हटाने में। और तीसरा, ये तो सब में लिखना है, अगर भूल जाओ ना तो ये तो लिख देना, ये तीसरा लिखा रहा हूं सब में लिखना ये, और ये लिख दोगे तो गलत भी नहीं होगा, नंबर भी मिल जाएंगे। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ये तो सब में लिख दो आप। और अगर ऊपर वाले भूल जाओ, ये याद आने लिख दोगे ना, नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आएंगे। ये तो है विरंजक चूर्ण का सूत्र और इसके उपयोग, एक पूछा है एक लिख दो इसमें से, मैंने 3 लिख दिए, ठीक है ना। एक तो ये, दूसरा देखो सेकंड 2 नंबर, सेकंड क्या है, बेकिंग सोडा। दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा, दूसरा है बेकिंग सोडा, और इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, ये भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, खाने का सोडा, खाने का सोडा। अब इसका फॉर्मूला लिखना हमें, खाने के सोडे का सूत्र, इसका सूत्र जैसे लिखेंगे NaHCO3, इस तरह से NaHCO3, है ना। और ऐसे इसका रासायनिक नाम क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको,
या ये लिखा हुआ आ जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, ये सोडियम बाई कार्बोनेट बोल दें, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसका उपयोग लिखा है ना, बेकिंग सोडा लिखा ना आपने, खाने का सोडा। तो यानी क्या करेंगे बताओ उपयोग में इसका यूज, तो एक खाद्य सामग्रियों में लिखा ना, खाने का सोडा डालते हो, सोडा डालते हो आप खाने में, तो खाद्य सामग्रियों में, मैं देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको आप शब्द, इस लाइन को आप लंबा बना सकते हो। खाद्य सामग्रियों में इसका उपयोग किया जाता है, ऐसे है ना, मैं लिख रहा हूँ खाद्य सामग्रियों में। दूसरा 2 नंबर, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये लिख लो बस, ये सब में लिखना है ना, ये सब में याद रखना है। तो बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। दूसरा देखो इसके बाद अगला तीसरा, और थर्ड क्या अपना तीसरा, अम्ल व क्षार में अंतर, ये तीसरा, तीसरा अपना क्या है थर्ड। अब अंतर आ जाए ना, कहते अम्ल व क्षार में अंतर बताओ, तो देखो ध्यान रखना है, हमें अंतर किसी का पाया जाए, आप हमेशा टेबल बना के दो, तभी दोनों में अंतर होगा। एक की लिख दी ऊपर, एक की लिख दी नीचे, अंतर नहीं हुआ वो एक के ऊपर वाले वर्णन हो गया, नीचे वाले का वर्णन हो गया। अंतर का मतलब जो पॉइंट इसका है वही पॉइंट उस आगे वाले में क्या है। देखो लिखो हमें देखना, इधर वाले का पॉइंट उसके रिस्पेक्ट रेफरेंस में इधर वाले का कंपाउंड इसका पॉइंट क्या है, ऐसे ग्राफ, यानी इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे टेबल बना के देना है। अब देखो कैसे, इस तरह से देखो मैं बना रहा हूं, देखना इस तरह से, है ना। और यूं लिख दिया मैंने, एक तरफ लिख दिया अम्ल, है ना, और एक तरफ लिख दिया क्षार, एक तरफ लिख दिया अम्ल, एक तरफ लिख दिया क्षार, ठीक है ना। इस तरह से टेबल बना लेना आप, ठीक है। अब देखो अम्ल में क्या लिखेंगे, नंबर 1 पहला, अम्ल याद आ जाए ना, अम्ल का नाम आ जाए तो तुरंत आपको क्या है, आप याद कर लो कि नींबू है ना, नींबू उसमें अम्ल होता है, नींबू स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और क्षार का नाम आ जाए ना तो याद रखो साबुन, साबुन स्वाद में कैसा होता है, कड़वा, वो क्षार है। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, अम्ल में ये स्वाद में, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला पॉइंट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसमें क्या लिखोगे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा सेकंड, अब देखो एक कागज होता है जो अम्ल और क्षार को पहचानने में काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर। कभी देखना आपकी लैब में मिलेगा आपको, साइंस लैब है उसके अंदर, है ना, कागज है ना, कागज ऐसे देखो यूं, इस तरह से, एक यूं, इस तरह से कागज इधर से बंधा हुआ यूं, और ऐसे पकड़ोगे ना, इसमें बहुत सारे है ना कागज, ऐसे पतले पतले ऐसे कागज, ऐसे जो आपसे जुड़े हुए हैं। अब एक तो जोड़ी जो है ना कागजों की गुंथी, वो एक तो लाल रंग की होगी सारी, और कुछ ऐसे सारी नीले रंग की होती है, उनको बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर या लिटमस पत्थर। अब दो प्रकार के, लाल और नीला। अब देखो यहाँ क्या याद रखना है आपको, ये मैं शब्द बोल रहा हूं, ये याद रखना आप, ये शब्द, ये देखो नाम है, आप में से किसी विद्यार्थी का नाम होगा, क्या नाम है, अनिल, क्या नाम है, अनिल नाम है। अब देखो ये याद रखो, अनिल, ए मतलब अमल, नी मतलब नीला, ले मतलब लाल, मतलब अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अमल का याद कर लो, क्षार का उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, ये नीले लिटमस पत्र को, ये नीले लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करेंगे, ये
लाल लिटमस पत्थर को, ये लाल लिटमस पत्थर को क्या करेंगे, नीला कर देते हैं। उल्टा हो गया ना ये, नीला कर देते हैं। ये देखो दो पूछे हैं, आपने दो लिख लिए, बस दो लिख लिए, दो पूछे हैं। और पूछ लेना, तब देखो एक बोल देता हूं मैं दो पूछे दो लिख दिए मैंने, बोल रहा हूं एक, आप लिख लो चाहे कॉपी में। अगला क्या लिखेंगे, अमल क्षार को उदासीन कर देते हैं। और क्षार में क्या लिखेंगे, ये अमल को उदासीन कर देते हैं। बस दोनों सेम ही तो, एक याद कर दूसरा याद अपने आप हो जाएगा। अमल में क्या लिखोगे, ये क्षार को उदासीन कर देते हैं। तो क्षार में क्या लिखोगे, ये अमल को उदासीन कर देते हैं। बस अगला ये लिख लो, ठीक है ना। तो ये हमारे अमल और क्षार में क्या हो गया, अंतर हो गया। देखो अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत बहुत मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, या मैचिंग वाला प्रश्न है। अब देखो इसमें 4-5 प्रकार के अलग अलग प्रश्न बनेंगे, देख लो। सर फोन उठाना, सर का फोन आ रहा, पूछना क्या। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक तो सिरका, सिरके में कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल होता है, ये लिखा है। अब पूछ लेंगे सिरके में पाया जाने वाला अम्ल बताइए। अति लघुतरात्मक उत्तर में आ जाइए, क्या आ जाए, अति लघुतरात्मक प्रश्न आ जाए ना, उसके अंदर पूछ लें से, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल होता है, कौन सा होता है सिरके में, एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये पूछ लें इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। इमली में कौन सा होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये याद रखना है। दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चिंटी का डंक अभी हम डिस्कस किया था, बिच्छू का डंक, ततैया टांटिया का डंक, मधुमक्खी का डंक, कोई भी डंक वाला प्राणी हो जिससे जलन होती हो, उसमें हमेशा कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं, मेथिनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो देखो मैचिंग हो गई, मैचिंग भी होगी, और अलग अलग प्रश्न बन गए। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एक नंबर का आ जाए, क्या लिखोगे, एसिटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या लिखोगे, टार्टरिक अम्ल। कह देंगे दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए, लैक्टिक अम्ल। चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, नाम लिखिए, मेथनोइक अम्ल। इस तरह से हम मैचिंग कर देंगे, ठीक है ना। याद रखने आपको। कहते हैं टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ओक्जेलिक अम्ल। क्या नाम है, ओक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। टमाटर में और पालक में, याद रखना, इसमें टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ऐसे ही सेव, एप्पल में मेलिक अम्ल, सेव होता है ना एप्पल, एप्पल में मेलिक अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल ऐसे, ठीक है। इसमें याद देखो अगला, यौगिक लिखे गए हैं, उनको क्या करना है, सुमेलित करना है ना। कौन सा क्या है उसको सुमेलित करके लिखना है। अब आपको इसका मतलब आपको सूत्र आने चाहिए, ये 5 लिखे मैंने, पांचों के सूत्र आपको याद हो, इनके उपयोग भी याद होने चाहिए। देखो जिप्सम, शुरू में हमने जिक्र किया था, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को बोलते जिसमें 2 जल के अणु जुड़े हो, ये रहा कैल्शियम सल्फेट, इसमें 2 जल के अणु जुड़े हुए हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये है अपना जिप्सम। क्या अपना ये अपना जिप्सम है। इस तरह से जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O, याद रखना। इसका उपयोग है ना, जिप्सम का उपयोग, जब बार बार खारे पानी का कुआं है अगर ना खेत में, उसको बार बार हम उसमें पानी लगाएं, उसके बाद भूमि है ना लवणीय हो जाए, तो अम्लीय भूमि है ना उसके उपचार के लिए, लवणीय भूमि उसके उपचार के लिए जिप्सम डालते हैं उसके अंदर, जिप्सम का यूज करते हैं। तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O। फिर बेकिंग सोडा भी लिखा मैंने, खाने का सोडा, वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लिखा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 हो गया। फिर धोने का सोडा, शुरू प्रश्न आया था, धोने के सोडे में कितने क्रिस्टलीय जल होते हैं, तो 10 होते हैं, यानी ये सोडियम कार्बोनेट 10H2O, Na2CO3 10H2O हो गया। इसी प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर अभी लिखा हमने ना, ब्लीचिंग पाउडर, ये इसका एक नाम और क्या लिखा है, विरंजक
चूर्ण, उसका सूत्र क्या है, ये रहा CaOCl2, इसका हमने यूज भी लिखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसका POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 आधा जलकाणु, हाफ H2 लिखना है, आधा जलकाणु। और इसका उपयोग है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का सजावटी वस्तुएं बनाने में, लिखा ना। प्लास्टर, प्लास्टर मतलब कब बांधते हैं प्लास्टर, जब किसी का हड्डी टूट जाए, है ना। मेरी भी इच्छा हो रही है हड्डी तोड़ने की, कोशिश कर रहा हूं मैं, तो हड्डी टूट जाए, उस हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर बांधते हैं, वहां पर भी टूटी हड्डियों को जोड़ने के में काम आता है, सजावटी वस्तुएं बनाने में, मूर्तियां बनाने में, इन सब में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो इनकी मैचिंग वाले थे ये पांचों, ठीक है ना, ये मैचिंग करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, तो अपने ये 17 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है ना। अपने क्या हो गए, ये 17 क्वेश्चन पूरे हो गए, और इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, और अगर आप ये सारे कर लोगे, यो मानो इस चैप्टर में से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। और 7 नंबर का चैप्टर है, 7 में से आपके 7 पूरे आएंगे। एक आएगा एबेसदे वाला प्रश्न, एक आएगा छोटा 1 नंबर का प्रश्न, ठीक है ना, एक आएगा छोटा 2 नंबर का प्रश्न, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, जिसको दीर्घ उत्तरात्मक बोलते हैं, है ना, या बड़ा प्रश्न, इसमें एक नंबर के 3 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अपना आज अमल, क्षार और लवण है ना, ये अपना पूरा आज प्रश्न बैंक में से अपना ये चैप्टर पूरा हो गया ये, ठीक है ना। तो सभी आराम से इसको करना, पूरा ढंग से पढ़ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।